बिटकनेक्ट, जो लगभग 20,000 करोड़ का स्कैम लोगों के साथ करके भाग गई। तैयार हो जो ऐसी टॉप 10 मैसिव टेक फेलियर्स के बारे में जानने के लिए, जिनको बनाकर इनके इन्वेंटर्स ने सिर्फ अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया था। और साथ ही में कुछ ऐसे गैजेट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने लोगों के साथ स्कैम करके उनके पैसे खा गए। लिस्ट में सबसे पहले है गूगल की तरफ से गूगल ग्लासेस, जिनको गूगल ने 15 मई 2014 को लॉन्च किया था। आपने आयरन मैन मूवी में टोनी भैया के एआई वाले चश्मे तो देखे होंगे जो वॉइस कमांड से ऑपरेट करते थे। बस गूगल ग्लासेस भी इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, जिसके अंदर हमें मोशन और वॉइस कंट्रोल मिलते थे, जिससे ओवरऑल हम अपने हाथों की मूवमेंट से पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते थे। गूगल ने इन ग्लासेस को स्मार्टफोन के ऑल्टरनेटिव और उनको रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया था। इन ग्लासेस के अंदर एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती थी जो हमें एआर वाली फील देती थी, जिससे ऐसा लगता था कि रियल और वर्चुअल दुनिया एक हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी फेल कैसे हो गई। तो इसके फेल होने के पीछे मेजर दो कारण थे, एक तो इसका ओवर प्राइसिंग होना और दूसरा नो इशू रिजॉल्विंग। आप मानोगे नहीं, इन ग्लासेस का प्राइस उस टाइम के आईफोन से भी ज्यादा $1500 रखा गया था, जिसके कारण एक तो इसको हर कोई खरीद नहीं सकता था और दूसरा इसको खरीदने के बाद इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी नहीं था। और ना ही ये कोई ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे थे जिससे कि कंज्यूमर्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट लगे। बस जिनको हवा करनी थी या फिर दिखाना था कि हमारे पास गूगल ग्लासेस है, वही इन ग्लासेस को खरीद कर फायदे में थे, जिसके कारण बाद में जाकर ये प्रोडक्ट मार्केट फिट ना होने के कारण फेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है द प्लस स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच एक तरह से छोटा सा फोन था जो हमारी कलाई पर बन जाता था, जिसके अंदर हम एक अलग से सिम डाल सकते थे। लेकिन इसका छोटा होना ही इसकी मेजर प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि इस वॉच में कुछ चलाना या फिर टाइपिंग करना इसकी छोटी स्क्रीन की वजह से पत्थर तोड़ने से भी मुश्किल काम था। ऊपर से इसका मेन फंक्शन जो हमारी वॉइस को ट्रैक करके ये बता सकता था कि हमारा मूड कैसा है, जो ऑब्वियसली किसी भी पर्सन के लिए यूजलेस ही था। अब इस वॉच को कोई सिर्फ इसलिए तो खरीदेगा नहीं कि वो अपना मूड जान सके। जब हमें पहले से पता है कि हमारा मूड कैसा है, तो हम इस वॉच पर पैसे बर्बाद क्यों करें। और इन सब कारणों की वजह से ये प्रोडक्ट भी फेल हो गया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जुसैरो, उसे अगर मैं स्कैम कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका जो इन्वेंटर था उसने इसे एक रेवोल्यूशन प्रोडक्ट बताकर मार्केट में लॉन्च किया था, जो दूसरे जूसर से बिल्कुल अलग था। इस मशीन के अंदर दरअसल इसी कंपनी का एक पाउच लगता था, जिसमें पहले से ही फ्रूट और वेजिटेबल्स का जूस होता था, और ये मशीन बस उस पाउच को दबाकर जूस को निकाल देती थी, जो कोई भी इंसान अपने हाथों से भी कर सकता था। जिसके बाद जब इनका सच सामने आया तो इनको अपने कस्टमर्स के पैसे रिफंड करने पड़े, जिसके बाद कंपनी बैंकरप्ट होगी और गूगल और इसके दूसरे इन्वेस्टर के 900 करोड़ इस कंपनी ने डुबा दिए। फोर्थ नंबर पर है बिटकनेक्ट, जो लगभग 20,000 करोड़ का स्कैम लोगों के साथ करके भाग गई। इसके फाउंडर सतीश कुमार ने इस क्रिप्टो करेंसी को नवंबर 2016 में लॉन्च किया था। वैसे आपको याद है इस टाइम क्या होता? हमारे इंडिया में नोटबंदी, और बहुत से लोगों को चाहिए था अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए एक मीडियम, और इसी मौके का फायदा उठाया इस बंदे ने। दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी एक पोंजी स्कीम पर वर्क करती थी। जिन लोगों को नहीं पता, तो ऐसी स्कीम्स में कंपनी अपने कुछ लोगों को लाती है, फिर ये लोग दूसरे लोगों को इस स्कीम में इन्वेस्ट करवाते हैं, और बदले में इस इन्वेस्टमेंट के कुछ पैसे उन पहले वाले लोगों को मिल जाते हैं। और फिर ये जो नए लोग आए थे वो और नए लोगों से इस स्कीम में इन्वेस्ट करवाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है जब तक कि नए लोग आना बंद ना हो जाए। और जहां लोग आना बंद हुए वहां स्कीम्स रुक जाती हैं और बहुत से लोगों के पैसे इसमें फंस जाते हैं। वैसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर ने भी 2018 में अपने सारे शेयर एक साथ बेच दिए, जिससे इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा। और ये सब होने के बाद से ही सतीश कुमार गायब है। फिफ्थ फेलियर है क्यूबी। क्यूबी अभी रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, जो लॉन्च के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही फेल हो गया। इसके फाउंडर जेफरी कैटजनबर्ग ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि जब लोग किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्री हो, तब लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आकर टाइम पास कर सके। और क्योंकि कैटजनबर्ग पहले ही कुंग फू पांडा और मेडागास्कर जैसी फेमस सीरीज बना चुके थे, तो इनको फंडिंग की भी कोई कमी नहीं पड़ी। इनके इन्वेस्टर्स ने लगभग 12,000 करोड़ की फंडिंग इनके प्लेटफॉर्म पर लगाई थी। लेकिन इन सब के बाद भी ये फेल हो गया, क्योंकि एक तो जिस टाइम पर ये लॉन्च हुआ उस टाइम पहले से ही इस इंडस्ट्री के टॉप पर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेयर्स राज कर रहे थे। दूसरी तरफ पैंडेमिक भी आ गया, जिसकी वजह से इनका 7 से 8 मिनट का कंटेंट इतना रिलायबल नहीं रहा। सभी लोग घरों में फ्री थे और उनको चाहिए था लॉन्ग कंटेंट, जिसके लिए अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इसके अलावा मंथली चार्जेस का ज्यादा होना और एक अच्छी मार्केट रिसर्च का ना होना भी इनके फेलियर का कारण बना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन फायर फोन। आप में से ज्यादातर को शायद पता भी न हो कि अमेजॉन ने अपने मोबाइल फोन भी मार्केट में उतारे थे। साल 2014 जब लोग कीपैड से बोर होकर स्मार्टफोन की तरफ जा रहे थे, तो अमेजॉन ने भी गूगल और आईफोन को टक्कर देने के लिए अपने फोन्स मार्केट में उतारे। लेकिन ये फोन्स मार्केट को कैप्चर करने में फेल हो गए, जिसके कारण अमेजॉन ने 2015 में जाकर अपने इन फोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से अमेजॉन को $170 मिलियन का नुकसान हुआ। ये फोन्स फेल इसलिए हुए क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा था, उस प्राइस पॉइंट पर इससे भी अच्छे मोबाइल फोन्स अवेलेबल थे, जिसके कारण यूजर्स ने अमेजॉन के इन फोन्स को इग्नोर कर दिया। साथ ही में इन फोन्स के अंदर अमेजॉन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसकी वजह से वो iOS और एंड्रॉइड के बहुत सी एप्लीकेशंस को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसको तो आपने किसी मूवी या शो में जरूर देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ सेगवे की, जिसके ऊपर खड़े होकर हम कहीं भी जा सकते थे। इसके इन्वेंटर डीन कैमिन ने इसे उन लोगों के लिए बनाया था जो पैदल चलने के अलावा उसके
इसके किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहे थे। और इन्हीं सब को सोचते हुए सेगवे के ये 2 व्हील्ड सेल्फ बैलेंसिंग ट्रांसपोर्टर को बनाया गया। और बेशक ये दिखने में बहुत फ्यूचरिस्टिक और कूल लगते थे, लेकिन ये फिर भी फेल हो गए, क्योंकि एक तो इनका प्राइस इतना ज़्यादा था कि इनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, और दूसरा बहुत सी कंट्रीज में इनको सेफ्टी और दूसरे कारणों की वजह से बैन कर दिया गया। और इनका और बुरा हाल तब हो गया जब 2017 में सेगवे से भी चीपर प्राइस में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो गए। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऐसी हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है फेसबुक फोन्स। 2013 में जब ये फ़ोन लॉन्च हुए तब लोग कीपैड्स को छोड़कर स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे थे। मार्क ज़करबर्ग ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस इंडस्ट्री में अपना लक आजमाऊं, और इसीलिए उन्होंने HTC के साथ मिलकर मार्केट में अपने फ़ोन्स को उतारा, जो बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। इसका मार्केट में फेल होने का मेजर कारण था इसका यूज़र इंटरफेस। दरअसल इस फ़ोन की होम और लॉक स्क्रीन पर सिर्फ फेसबुक ही चलता था कि किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, किसका मैसेज आया, और तो और इसमें हमें सिंपल मैसेज करने के लिए भी फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करना पड़ता था, जो ऑफ कोर्स बहुत इरिटेटिंग था, जिससे यूजर्स ने इस फ़ोन से दूरी बना ली और ये फ़ोन फ्लॉप हो गया। फेसबुक सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही फेल नहीं हुआ, बल्कि फेसबुक का मेटावर्स कॉन्सेप्ट भी एक तरह से फेल ही हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो मेटावर्स एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड था, जहां पर हम एक स्पेशल VR हेडसेट को पहनकर इस दुनिया को महसूस कर सकते थे। मार्क ज़करबर्ग ने जब मेटावर्स को लॉन्च किया था, तब उनका इनिशियल गोल 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स का था, जिसका वो आधे का भी आधा अचीव करने में फेल हो गए। दरअसल इस कॉन्सेप्ट में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी, जिससे ये मेटावर्स फेल हो गया। सबसे पहले तो जो इस मेटावर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट VR हेडसेट था, वो ही इतना महंगा था कि इसको कोई आम आदमी तो खरीद नहीं सकता था। साथ ही में ये हेडसेट इतने बड़े बड़े और भारी होते हैं कि अगर हम इनको 2 से 3 घंटे तक यूज़ कर लेते थे तो इरिटेशन और सिर में दर्द होना तो आम सी बात थी। और अगर हम इनका काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं तो इसका हमारी हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जहाँ हमें शुरू से ही बताया जा रहा है कि स्क्रीन से दूर रहो, वहीं इसमें 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन को हमारी बिल्कुल आंखों के सामने रख दिया जाता है, जिससे हमारी आंखों और ब्रेन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सब के अलावा इसके फेलियर की एक बड़ी वजह इसके बेकार ग्राफिक्स भी थे, क्योंकि कहाँ तो आज गेम्स के ग्राफिक्स को भी इतना रियलिस्टिक बनाया जा रहा है कि असली और नकली में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मार्क ने जो ग्राफिक्स मेटावर्स के दिखाए थे वो बिल्कुल चाइल्डिश और कार्टूनिस्टिक लग रहे थे। इसीलिए फिलहाल तो मेटावर्स कॉन्सेप्ट एक तरह से फेल ही हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रिवाइव कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।